नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। विश्व भूगोल की हम उस कड़ी तक पहुंच गए हैं जिसका हमें था इंतजार। रेगिस्तान, मरुस्थल, ऐसा स्थल जो मरु है वही है मरुस्थल। और मरुस्थल का जहाज कहा जाता है जो आपके सामने दिख रहा है यह पशु। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। पूरे विश्व के मरुस्थलों की चर्चा होगी। मरुस्थल बनते कैसे हैं, मरुस्थल की खास बात क्या है, या उन मरुस्थलों में कैसे किसका उत्पादन होता है, और विश्व के किन किन स्थानों पर इन मरुस्थलों का स्थान है, इन सब की चर्चा इस सेशन में आपके बीच में करेंगे। साथ ही साथ आपको हम प्रायद्वीपों को दिखाते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप रेगिस्तान से भरा हुआ है। दस्त कबीर, रबल खाली, सऊदी अरबिया का मरुस्थल, और उसी मरुस्थल में जो वहां का कल्चर बना, यह मरुस्थल एक जाग्रफी है। और जाग्रफी तय किया कि क्या सऊदी अरब के लोगों को खाना होगा, जीवन निर्वाह करना है तो कुछ खाना है, और जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ खाना है तो क्या भारत की अपेक्षा वे लोग खा पाएंगे या भारत के सापेक्ष खा पाएंगे। जो भारत के जनगण मनों के बीच में आलू हो रहा है, गेहूं हो रहा है, तमाम प्रकार के खाद्यान्न हो रहे हैं, क्या सऊदी अरब के लोग भी यही खाएंगे। जब जलवायु ही नहीं है, उस रेत में आप क्या उर्वरा करेंगे, किस खाद्यान्न की उत्पत्ति आप उस रेत में कर पाएंगे। तो वहां है मांस, पशुओं की चराई होगी, अधिक से अधिक पशु होंगे, पशुपालक का एक समाज होगा और वह मांस खाएंगे, और वह उनका कल्चर बन जाएगा। धीरे धीरे वह उनका कल्चर बन जाएगा। आगे रेगिस्तानों का किस प्रकार प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार का इसका जो है सदुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र अनुपयोगी है। इस प्रकृति में कुछ अनुपयोगी नहीं है, सब उपयोगी है, सदुपयोगी है। बस उसको करने वाला एक समाज या करने वाला एक विचार आना चाहिए। तो विश्व के सभी मरुस्थल का दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा परिभाषा मरुस्थल की, कि मरुस्थल क्या होते हैं। जिस स्थान पर, जो भी स्थान हो इस भूलोक का होना चाहिए, जिस स्थान पर वार्षिक वर्षा का मान, वर्ष में जो बरसात होती है उसके यहां जो वार्षिक वर्षा का मान है, यदि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम हुआ, वार्षिक वर्षा का मान 25 सेंटीमीटर से कम हुआ, और ऐसा लगातार कई वर्षों तक हो रहा है, तो ऐसे स्थल को हमारे भूगोलवेत्ता क्या घोषित कर देते हैं। ऐसे स्थल को हमारे भूगोलवेत्ता मरुस्थल घोषित कर देते हैं, डिजर्ट घोषित कर देते हैं। डेजर्ट। अब इसी डेजर्ट में पानी की चूंकि कमी है, पानी हो ही नहीं रहा है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, तो ऐसा स्थान कहीं भी हो सकता है। आपके दिमाग में यह कहीं नहीं होना चाहिए कि मरुस्थल का मतलब गर्म, बिल्कुल नहीं। अभी आपको परिभाषा मैंने दिया कि 25 सेंटीमीटर से बारिश कम हो रही हो, वह मरुस्थल घोषित हो जाता है। यह ठंडे प्रदेशों में भी हो सकता है, जहां ठंडियां पड़ रही हैं, जहां केवल और केवल बर्फ जमी हुई है, वहां भी मरुस्थल हो सकता है।
इन मरुस्थलों में कुछ पौधे उग जाते हैं जो इनकी जलवायु में तो आ जाते हैं, रह जाते हैं। जो भी आप पौधे पाएंगे, पत्ती नहीं पाएंगे उन पौधों में। कहीं हो तो अपवाद मान लीजिएगा, लेकिन होता नहीं, क्लाइमेट है ही नहीं, जलवायु है ही नहीं। तो यहां पर बिना पत्तों के पौधे पाए जाते हैं और उन पौधों को उद्यान कहते हैं। और उद्यान कहां है? मरुस्थल में है, तो उसको मरु उद्यान कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नागफनी का पौधा। ये उसके पत्ते कांटे में बदल जाते हैं। कैक्टस सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मरुस्थल के मरुद्यानों का। इसी में कहीं कहीं झील भी पाई जाती है। आयर लेक, जिसको मैंने आपको बताया एक बार, आयर लेक ऑस्ट्रेलिया की एक मीठे पानी की झील है जो रेत में है। मृग मरीचिका का दर्शन यही होता है। तो मरुस्थल किसको कहते हैं? जहां वार्षिक वर्षा का मान 25 सेंटीमीटर से कम हो। मरुस्थल दोनों जगह हो सकते हैं। कहां कहां? तो ठंडी में भी हो सकते हैं और गर्मी में भी हो सकते हैं। तो दो मरुस्थल देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी। एक कैसा? एक शीत मरुस्थल, और दूसरा उष्ण या गर्म मरुस्थल। यह हमारी पृथ्वी है। आप जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है। यह 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री नीचे, या 66 डिग्री उत्तर या 66 डिग्री दक्षिण। यह पूरा का पूरा प्रदेश कैसा है? कटिबंधों में बटा हुआ है, शीत है। यह कैसा है? यह भी शीत है। क्यों? वर्ष भर हिमानी जमी हुई है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती। पृथ्वी की गति जब पढ़ाया हूं तो पूरा बताया हूं। यह क्षेत्र 12 महीने सूर्य देव यहां पर उपस्थित हैं। यही चक्कर काट रहे हैं सूर्य देवता, और जब यही चक्कर काट रहे हैं तो गर्म है ये। यह क्षेत्र कैसा हो गया? उष्ण हो गया। अब यह गर्मी आधा इधर से जाएगी, उधर से ठंडी आएगी, और जहां गर्म और जहां ठंडा मिला, क्या बन गया? शीत बना। धन उष्ण जोड़ दो, शीतोष्ण हो गया। कैसा प्रदेश? शीतोष्ण प्रदेश बन गया। तो यह क्षेत्र कैसा है? शीतोष्ण है। अगर इन कटिबंधों के आधार पर देखेंगे तो इस प्रकार हमको तीन तीन प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलेंगे। एक शीत मरुस्थल, एक शीतोष्ण मरुस्थल, और एक उष्ण मरुस्थल। शीत उष्ण नियम का है 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, बस इतना सा नियम है। अब हम पूरा विश्व बनाएंगे। विश्व बनाने के पश्चात वहां पर हम रेखाओं को दिखाएंगे। जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं उनको देखा जाएगा, और अक्षांश रेखाओं को देखने के पश्चात हम क्या देख पाएंगे भाई साहब? कि कहां कहां कैसा कैसा मरुस्थल है। अब यहां आर्कटिक में पानी नहीं बरसता है, जले नहीं बरसता है, तो पूरा आर्कटिक। अंटार्कटिका सबसे बड़ा लेकिन ठंडा है। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। गर्म पूछ देगा तो सहारा अफ्रीका में चले आएंगे। तो चलिए विश्व के उन स्थानों पर जहां जहां क्या है, जहां जहां मरुस्थल स्थापित है। देखिए, पहले तो विश्व बनाइए प्यारा सा। विश्व बनाना आप सीख ही गए होंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका या भारत। ये पूरा मरुस्थली भाग है। अंटार्कटिका वाला पानी होता ही नहीं। ये हमारा विश्व का मैप।
इस विश्व के मैप में हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट छोटा हो गया। चलिए अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्रम आप जानते हैं, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एनएसी, चौथा एसएससी, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। अब यहां हम बना दे रहे हैं रेखा। ये आपकी जा रही है 0 डिग्री, ये आपकी जा रही है 23.5 दक्षिण मकर रेखा, और ये आपकी जा रही है 23.5 उत्तर कर्क रेखा। अब यहां पर हमको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जब इसकी शुरुआत करेंगे तो वहां के एक एक मरुस्थल को देखते हुए आगे बढ़े। अगर आपके पास मैप न हो तो मैप कृपया करके एक ले लें, क्योंकि मैप के आधार पर ही आप क्या कर पाएंगे, भूगोल में अपना एक पकड़ स्थापित कर पाएंगे। स्टूडेंट एटलस का ले लीजिए, कोई भी हो एटलस, कोई भी चलेगा, जो भी हो, खाली मैप होना चाहिए उसमें। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात और, कि हमारे पृथ्वी पर जो 30 डिग्री अक्षांश है, 30 और 40, यह मान लीजिए 23 है, इसके ऊपर यहां पर 30 होगा, 30 और 40, 30 और 40 नीचे भी और ऊपर भी, 30 और 40, 30 और 40 के बीच में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। जो उस क्यों पाए जाते हैं? इसका एक ही कारण है कि वहां पर बारिश नहीं हो पाती है। और कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे 30 और 40 अक्षांश के मध्य में, वह उत्तर व दक्षिण दोनों हो सकता है, मध्य में अधिकतर यह मरुस्थल पाए जाते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब आता है। जब हवा आपको पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। जलवायु पर आ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के डिजर्ट की तरफ चलिए। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अमेरिका में है, अमेरिका में है, और कहां है? आधा मैक्सिको में है। इसका नाम है मोजावे, मोजावे मरुस्थल। ठीक उसके नीचे जब जाएंगे मैक्सिको में, तो यहां हमको मिलेगा सोनोरोन, 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 मोजावे या सोनोरोन या सोनोरन या मोजावे। यह दो मरुस्थल कहां देखने को मिल गए आपको? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 30 और 40 के मध्य यह स्थित है। यह मोजावे और सोनोरोन, यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग पर स्थित। किस भाग पर स्थित है? पश्चिमी भाग पर स्थित। पहले का क्या नाम है? मोजावे, और दूसरे का क्या नाम है? सोनोरोन। मोजावे और भैया कौन सा? सोनोरोन। मोजावे और सोनोरोन। मोजावे और सोनोरोन। तीन तरफ जल से घिरा हुआ स्थल का वह भाग प्रायद्वीप कहलाता है। एक तरफ से घिरा है, एक तरफ से घिरा है, एक तरफ से। इसको कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? चर्चा मैं कर चुका हूं। द्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग
जो चारों तरफ किससे, जल से घिरा हुआ। स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो लेकिन वह स्थल बहुत बड़ा होना चाहिए, वह लैंड बड़ा होना चाहिए। छोटा लैंड था तो उसको द्वीप कह दिए, आइलैंड कह दिए। अगर बड़ा हो गया उसे क्या कहेंगे, एक कॉन्टिनेंट कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। लैंड का वह हिस्सा जो चारों तरफ किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। जल क्या होना चाहिए, वह सागर या महासागर होना चाहिए। यह द्वीप नदी में बन सकता है, सागर में बन सकता है। महाद्वीप सागर के बीच में होता है, सागर के तरफ से घिरा हुआ होता है। आइलैंड का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तीसरी बात, प्रायद्वीप आ गए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, स्थल का वह हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो। कितनी तरफ, केवल तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, यहाँ चारों ओर है तो यह हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रायद्वीप हैं तो आपको उसमें दिख रहा होगा, तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो। हमारा जो दक्षिण भारत है वह प्रायद्वीपीय भारत है क्योंकि तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। अगर अपने हम भारत की बात करें तो भारत हमारा जो दक्कन वाला भारत है वह प्रायद्वीपीय भारत है। इसको दक्कन प्लेट पर आधारित भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से कौन सा सागर, अरब सागर। यहां से कौन सा सागर, पश्चिम से अरब सागर, पूरब से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण से कौन भैया है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। दक्षिण से कौन है, हिंद महासागर। तो हमारा भारत कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अमेरिका का जिस पर अधिकार है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये समझ में आ गया तीनों ना। झील बता ही चुका हूं कि चारों तरफ लैंड हो, बीच में पानी हो, झील बन जाता है। तो ये देखिए, ये है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, ये भी एक प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा, ये भी प्रायद्वीप है। इस पर अधिकार, इस प्रायद्वीप पर अधिकार किसका है, इसका अधिकार अमेरिका का है और इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। कौन सा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। यहां से मैं अमेरिका बाहर निकालना चाहता हूं, मान लो यहां से मैं अमेरिका बाहर निकाल लिया, ये मान लो ये अमेरिका, जैसे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां से यह रेखा गई, यहां से रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, यह मैक्सिको की खाड़ी है भैया, मैक्सिको की खाड़ी है। ये नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी सीमा विभाजक का काम करती है मैक्सिको और अमेरिका के बीच में। यह अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, 50, 48 मुख्य भूमि पर हैं, मुख्य भूमि पर 48 हैं, 48। 49वां कौन सा है, 49वां यह अलास्का है। इसको रूस के राजा से अमेरिका ने खरीदा था, उस पर अधिकार कर लिया, अलास्का पर। कनाडा के ठीक पश्चिम में, कनाडा के ठीक पश्चिम उत्तर की दिशा में है यह 49वां अलास्का। यहां पर तो यह 49 हो गया, 50 प्रांत है, तो एक प्रांतवा कहां है, एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, से कहा जाता है हवाई द्वीप या हवाईयन द्वीप कहा जाता है।
और इस हवाईयन द्वीप पर भी अमेरिका का ही अधिकार है और यह इसका 50वां प्रांत है। महत्वपूर्ण बातें थी इसलिए बता दिया। और देखो, और थोड़ा सा और देख लीजिए। यहां तो आपको पता ही है, कनाडा है या यूएसए है और यह मैक्सिको है। देश पता हो गया ना, मैक्सिको। अब यहां से यहां तक इस पुल पर, इस पुल पर यहां से यहां तक कई सारे देश स्थित, जिसमें 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश। और इस सागर को कैरेबियन सागर कहा जाता है। कैरेबियन सागर, इसलिए इन देशों का नाम पड़ गया कैरिबियाई। कितने देश हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। 7 हैं। नाम बता दूं, बिग हैन, इसका ट्रिक लिख लो। बिग हैन, बिग हैन। 1 2 3 4 5। एक एल सल्वाडोर और दूसरा पनामा। नाम सबका बताते रहा। बी से बाहामास, जी से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। एच से होंडारूस, ई से एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ। निकारागुआ होगा। एन से क्या है? निकारागुआ। एक सेकेंड, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, निकारागुआ। ये हो गया आपका कितना? 1 2 3 4 5। दो कौन सा? एक पनामा, एक पनामा और एक कोस्टारिका। यहां मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पनामा और ये कोस्टारिका। गजब का ट्रिक है, याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। बिग हैन, कोस्टारिका, क्रम से बता भी रहा। बिग हैन, कोस्टारिका, पनामा। और पनामा के पास ही, पनामा के पास ही क्या है? सर फिर से, मैप से परेशान ना होना कि मैप इतना क्यों बनवा रहे हैं। मैप ही कल्याण करेगा। ये 7 कैरिबियाई देश हैं, बिग हैन जिनका नाम लिखा हूं मैं। बिग हैन, यहां पर कोस्टारिका, कोस्टारिका, यहां पर पनामा। जब इसकी खोज हो चुकी थी, जब इसकी खोज हुई, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, बड़ा पुरातन कहानी, लेकिन कोलंबस ने पूरा अमेरिका को नहीं खोजा, केवल इसको, क्यूबा को खोजा था उसने। फिर उसके बाद जब मैगलन साहब आए तो वह खोज दिए इसको। कोलंबस पहला था इसलिए कहा जाता है। यहां जब खोज हो गई तो यहां से यहां से इसे जाने में बड़ा समय लगता था, व्यापार करने में। स्थल का व्यापार था नहीं, तमाम प्रकार की पहाड़ियां यहां पर, ये कौन सा है? राखी है, जाने ही नहीं देगा। कौन पहाड़ काटेगा? तो सबसे बढ़िया चीप एंड बेस्ट जो हमारा यातायात का माध्यम है वह सागर है, समुद्र है, पानी है, पानी वाली जहाज है। बस इस पानी वाली जहाज को यहां से यहां लेकर जाना होता था, इसके अगले छोर तक, यहां पहुंचाना होता था, अगले छोर तक।
ऊपर से जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर सब बड़ा बड़ा बर्फ है, हिमानी है। जैसे जहाज खत्म हुई थी टाइटैनिक, वैसे खत्म हो जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर बड़े बड़े, जब आपको पढ़ाऊंगा ये समुद्री जलधाराएं, तो लैब्राडोर की एक धारा यहाँ चलती है। इस लैब्राडोर की धारा में क्या होता है, बड़े बड़े हिमखंड आते हैं जो जहाजों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जहाजों को तोड़ देते हैं। इतना बड़ा बड़ा, जाने लायक नहीं है। यही माध्यम था, जाने लायक है। यह पतला सकरा सा रास्ता था। तो कोस्टारिका और पनामा के बीच में यह तय किया गया कि कोस्टारिका में, चूंकि उनका पतला है, अब यहां से नहर बना दिया जाए तो यहां अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर एक नहीं हो जाएंगे। अटलांटिक एंड पैसिफिक इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में काट करके नहर बना दो। इससे कहा गया पनामा से। पनामा ने कहा हमारे साथ तुम लोग क्या करोगे, मैं क्यों नहर बनाऊं भाई, हमको काट दोगे, तुम आधा आधा कर दोगे, क्यों बनाए, लाभ क्या होगा। कहा गरीब हो, कहा बिल्कुल गरीब हैं। तो कहा अमीर हो जाओगे। जितने भी देश यहां से, सब ब्रिटेन की जहाजें आएंगी, तुम्हारे यहां रुकेंगी, तुम्हारे यहां से रसद लेंगी, तुम्हारे यहां से ईंधन लेंगी। कोई दिक्कत उनके जहाज में होगा तो तुम्हारे यहां रिपेयर करवाएंगी, तुम्हारे यहां टैक्स देंगी। अगर पनामा कैनाल से भेजोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। पनामा ने कहा डन, जल्दी करो, जल्दी काटो, नहर बनाओ। और आज यह पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, पनामा में है पनामा नहर। और इस पनामा नहर पर पनामा देश की 50% आबादी निर्भर है। 50% आबादी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नहर में कार्य करते हैं। इतना बड़ा नहर है, अब बहुत शानदार नहर है। गेट बनाया है, 5-6 गेट बनाया है। इस गेट पर जब चढ़ाता है तो टैक्स लेता है। यहां से पूरा टोल टैक्स लेकर के अपने देश की इकोनॉमी प्रबल कर दिया पनामा। तो बिगहेन में बहामास, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टारिका, ये कोस्टारिका है। कोस्टारिका है, यहाँ के देश तुमको याद हो गए होंगे। यह पनामा, बस इसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चले। तो यहाँ पर दो आपको मैं मरुस्थल दिखा दिया, एक मोजावे, एक सोनोरन। सोनोरन और दूसरा कौन सा, मोजावे, जहां पर कौन सा, टार्नेडो तूफान आता है। बहुत खतरनाक तूफान है, बहुत खतरनाक तूफान है। सुनामी मुनामी छोटा है। इसकी स्पीड 380 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। घंटा घंटा छोड़ दो, बहुत खतरनाक, बड़ी तबाही मचा देता है। तो यह मरुस्थल कहाँ है, दोनों मोजावे और सोनोरोन, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब चलते हैं अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यह याद हो गया। बिगहेन, यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इसके बीच में कौन सी जल संधि, पनामा जल संधि या पनामा स्थल डमरू मध्य। कौन सा नहर, पनामा। अटलांटिक और किसको, पैसिफिक को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। बस यहां से व्यापार साधन बढ़िया हो गया। ये चढ़ा यहां आ गया, ये चढ़ा यहां आ गया, ये चढ़ा यहां आ गया, ये यहां मन तहां चला गया। तो आपको दो बता दिया मैंने, कौन कौन सा, मोजावे और सोनोरन। मोजावे और सोनोरन, मोजावे और सोनोरन। अगला देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मरुस्थल। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मरुस्थल, शीत शीत मरुस्थल भी आपको हम बताएंगे अभी। ठंडा मरुस्थल जो जो भी है हम बताएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। और देख लो, चिहुआ हुआन और ग्रेट बेसिन दोनों एक ही में। यहीं पर इसी का उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रेट बेसिन। यहां पर ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन कहलाता है। और यहीं पर एक और है, चिहुआ चिहुआ हुतान या चिहुआ हुआन।
चिहुआहुआन या चिहुआतान, दो ही महत्वपूर्ण है, एक मोजावे है, एक सोनोरन है। मोजावे और सोनोरन। अगला देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर आइए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर, यह हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्सों पर जाएंगे, वेस्ट हिस्सों पर जाएंगे, और जो वेस्ट हिस्सा है इसी पर ठीक 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 कौन कौन सा, इसी पर अटाकामा, चेचुरा और अटाकामा मरुस्थल स्थित है। बहुत प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कुछ है तो अटाकामा है। ये अटाकामा मरुस्थल। अभी ना कहना गुरुजी सागर के किनारे है तो मरुस्थल कैसे बन गया। मरुस्थल बन गया क्योंकि बारिश नहीं, बस इतना सजा। अटाकामा, अटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल। यहां पर पेंटागोनिया मिल जाएगा आपको मरुस्थल, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया में पठार भी बढ़ाया हूं, तो पठार भी हो सकता है और मरुस्थल भी हो सकता है। पठार इसलिए है कि थोड़ी ऊंचाई पर है और प्लेन है, इसलिए पठार है। मरुस्थल इसलिए है क्योंकि वहां बारिश नहीं हो। अभी आपको दिखाऊंगा, लद्दाख आपका पर्वत है, लेकिन लद्दाख आपका भारत का ठंडा मरुस्थल है। भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख कहा जाता है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कराकोरम और जास्कर के बीच में हवाएं पास नहीं हो पाती। जब हवा ही नहीं पास हो पाती तो बारिश कहां से होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो मरुस्थल घोषित कर देते हैं। पेंटागोनिया, एक है सेक्चुरा या सेक्चुरा कहते हैं, ये डिजर्ट। ये कहाँ है, यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अटाकामा सबसे क्या है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा। सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा, अटाकामा। यहां तक क्लियर हुआ। कहाँ आइए, अफ्रीका। आइए अफ्रीका, मरुस्थलों से भरा पड़ा है, मरुस्थल से भरा पड़ा है ये पूरा पूरा सहारा। सहारा, कोई देश बचा ही नहीं, सबको टच कर रहा है। नामीबिया, कालाहारी या ये कौन सा, कालाहारी। इसी पर एक जनजाति रहती जिसको बुशमैन कहा जाता है। बुशमैन, बुशमैन। गर्म स्थान, गर्म रेगिस्तान का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, उसी के ठीक नीचे साहेल, उसी के ठीक नीचे साहेल। इसके पूरब में सोमालिया, सब मरुस्थल हैं। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म, सबसे गर्म मरुस्थल। सबसे शुष्क अटाकामा, सबसे गर्म सहारा, सबसे गर्म सहारा। विश्व का सबसे बड़ा अंटार्कटिका, सबसे बड़ा अंटार्कटिका, सबसे बड़ा अंटार्कटिका। ये ससुरा पानी नहीं है, अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा, ठंडा भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वह ठंडा मरुस्थल। अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म तो सहारा, ठंडा अंटार्कटिका, ठंडा अंटार्कटिका। न ठंडा कहे न गर्म कहे, सबसे बड़ा अंटार्कटिका, सीधी बात है। यहां तक क्लियर हो गया। ये
आर्कटिक यहां भी है, यहां भी है। आर्कटिक मरुस्थल, पानी नहीं होता है तो मरुस्थल कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। ऐसा कौन सा देश, ऐसा कौन सा महाद्वीप जहां कोई मरुस्थल नहीं है, कोई डिजर्ट नहीं है? वह यूरोप है। अखंडित भूमि है यह, अखंडित भूमि यूरोप है। जो इसका नाम रखा गया है, भूगोल में जितना नाम रखा गया, जैसे कल्पना करिए आपको मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए, सपोज। अब मंगल ग्रह पर जाओगे, कल्पना करो, केवल थोड़ा सा भूगोल में थोड़ी कल्पना बहुत काम देती है। आप मंगल ग्रह पर पहुंच गए, आपको खाने पीने के लिए 1 साल का सामान दिया गया, ऐसा टैबलेट दिया गया है कि आप 1 वर्ष तक केवल रह पाएंगे उससे जीवित। और रॉकेट जो आपको लेकर गया है वह आपको लेकर वापस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वहीं ध्वस्त हो गया है। विकल्प क्या बचता है आपके पास कि 1 साल के बाद भी आपको वहीं रहना है। अभी मत सोचिएगा कि मरुस्थल वहां चले जाए, मंगल पर भेज दिए हम। आप मंगल पर पहुंच गए हैं, 1 वर्ष तक आप जीवित रहने के लिए आपके पास साधन साधन है। क्या करिएगा? आप मानव हैं, आप तुरंत खोज करने लगे, खोजी हो जाएंगे, अनुसंधानिक हो जाएंगे। खोज क्या करेंगे पता है? पानी खोजेंगे, हवा खोजेंगे, घर खोजेंगे, रहने के लिए स्थान खोजेंगे और जीने के लिए खाद्यान्न सोचेंगे। यह खोज आपकी होने लगेगी। और जब यह खोज हो जाएगी तो आप जिस भी स्थान, चूंकि विस्तार करेंगे, आप जिस भी स्थान पे आप रहेंगे एक नाम रखेंगे। अब सोचिए कौन सा नाम आप रखिएगा, कौन सा नाम रखिएगा? ऐसा नाम रखिएगा ही आपको पढ़ने वाली है। कल्पना करो, केवल पीढ़ियां तुमको पढ़ेंगे। अब ऐसा लल्लू पप्पू नाम न रख देना, ऐसा नाम रखोगे जिस नाम को लेने के लिए जब कोई नाम ले तो जिसने नाम रखा है उसको एक बार याद कर ले। ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं उनके विवेक में रहूं, उनके विचारों तक मैं रहूं। ऐसा नाम कुछ होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता था, यूरोप के जितने थे ये सब जहां पहुंचते थे वहीं अपने नाम से रख देते थे, जगह का नाम अपने ही नाम से उसका स्थान रख देते थे जहां ये सब घूमे गए, जहां इन्होंने व्यवस्था को बनाया है। अभी ना कहना भारत की खोज हुई तो भारत का नाम इन्होंने ही रखा था, क्या ऐसा नहीं? आए, भारत के मार्ग का खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, वो भी समुद्री मार्ग का। स्थल मार्ग का तो पता ही था। और देखो आए चले गए, इंडिया दिया हुआ नाम इन्हीं का है। ये जितने नाम आप देख रहे हैं, चिहुआहुआन, फ्लोरिडा, क्यूबा, सेक्चुरा, अटाकामा, पेंटागोनिया, सहारा, साहेल, नामीबिया, कालाहारी, ये सब नाम पर रखा हुआ है। जैसे जो प्रशांत महासागर है, जब विश्व का पहला वह व्यक्ति मैगलन जब विश्व का भ्रमण करने के लिए सागर में उतरा, लोग सागर में उतरने से डरते थे। पहले क्या कॉन्सेप्ट था? पहले कॉन्सेप्ट ये था कि ये हमारी पृथ्वी ऐसी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है और यहां हम लोग रहते हैं। यही कल्पना थी, यहां रहते हैं, क्योंकि उस समय केवल यूरोप और ये लीबिया, लीबिया मतलब आज जो अफ्रीका है, और यह एशिया, यही सबको पता था कि केवल इतना ही है। अमेरिका और का कोई जानता ही नहीं था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी, अंटार्कटिका, आर्कटिक भी है, कुछ नहीं पता था। तो इतना पता था। और यह सब क्या है? यह पानी भरा हुआ है, ऐसा ही था लोगों के मन में। तो यहां से अगर कोई उतरा, यह लास्ट पॉइंट है, अगर यहां तक कोई आया तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे मन में लोगों के था। यहां तक कोई आया तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ पहले यही था कॉन्सेप्ट। पहले भूगोल वेत्ताओं द्वारा यही कॉन्सेप्ट दिया गया, किनारा है इसलिए सब पानी में उतरने डरते थे, रहते थे यहीं तक, एरिया तक रहते थे, बस चले जाते थे घूम घाम के। किनारे कोई आता ही नहीं था। जब किनारे नहीं, जब मैगलन ने अपना दिखाया उत्साह, कहा हम जाएंगे, हम जाएंगे, जब कूद गया तो पूरा विश्व ही घूम लिया मैगलन।
तो वह मैगलन जब प्रशांत महासागर में आया, जब प्रशांत महासागर में जिसका कुछ नाम नहीं था, तो उसने उसका नाम कहा तो बड़ा शांत है, शांत, मैगलन प्रशांत रख दिया उसने। यहीं पर जब इस संधि यहां से निकला नीचे से, इसका नाम रखा मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, और यहां पर पैसिफिक। इसी प्रकार अटलांटिक का नाम, इस अमेरिका का नाम, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, तो यह नाम पर रखे गए हैं। ये कोई जो खोजा उसने अपना नाम रख दिया। ठीक ऐसा ही, अब नाम के पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना। आ जाइए अपने एशिया में, सबसे ऊपर आइए, साइबेरिया का मरुस्थल कहलाता है, जहां जहां पानी नहीं होता। अपने भारत में थार देख लीजिए, अपने भारत में लद्दाख देख लीजिए, ठंडा मरुस्थल है। चीन में गोबी का मरुस्थल, चीन में गोबी का मरुस्थल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है गोबी, गोबी का मरुस्थल, गोबी, यह थार, लद्दाख, यह गोबी का मरुस्थल। यहां पर यह सऊदी अरब जो पूरा का पूरा क्या है, सऊदी अरब पूरा का पूरा जो है रेतीले भाग पर स्थित है। पूरा सऊदी अरबिया क्या है, पूरा सऊदी अरबिया मरुस्थल है। और उसी मरुस्थल की वजह से वहां पर कुछ नहीं है। उनको क्या जिलाया, तो बगल में पानी है, तो फारस की खाड़ी कहते हैं, ये वाला क्षेत्र, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं। इस फारस की खाड़ी ने सऊदी अरब को बनाया, ओपेक बनाया, पेट्रोल निकला साहब, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। यह कहावत सुने होंगे आप। तो ठीक कुछ ऐसा ही है सऊदी अरबिया के साथ। रेत में न गेहूं हो रहा है, न पालक हो रही है, न लौकी हो रहा है, न कद्दू हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं। नारियल का पानी पीजिए, और नारियल का पानी पी करके जीवित रहिए, रह ही नहीं पाएंगे। यह सऊदी अरबिया, अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं यह एरिया को। और यहां पर इस मरुस्थल का नाम है रब अल खाली, रब अल खाली, रब अल खाली। हे रब, यह अल है और यह खाली है, कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। रब अल खाली, क्या नाम है, कुछ है ही नहीं, खाली। रब अल खाली। ईरान में चले आए, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, एक कबीर, खाली दस्त है यहाँ। दस्त ए लूट, क्या लूटे, सब रेगिस्तानों के नाम। यह सऊदी अरब प्रायद्वीप है, वो अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ये गोबी का मरुस्थल चीन में है, लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल। थार भारत का गर्म, थार की एक विशेषता है, सभी रेगिस्तानों में कोई रहता नहीं, लेकिन भारत के इन रेगिस्तानों में विश्व का जितना भी मरुस्थल है और जितने भी आबादी है, सहारा में जो भी आबादी है, साहिल में जो भी आबादी है, लेकिन यह आबादी तो पूरी तरफ से खाली है, कुछ है नहीं। लेकिन जो भारत का थार है, यहाँ पर सर्वाधिक रेगिस्तान में रहने वाला जनघनत्व में सबसे अधिक है, भारत में सर्वाधिक है। रेगिस्तान का प्रयोग कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो रेगिस्तान का प्रयोग करने के लिए आप एक बार नामीबिया अगर घूमने जाएं, तो नामीबिया में देखेंगे आप खूब सेवा का जो क्षेत्र बना है वह सब रेगिस्तान पर बना हुआ है। तृतीय क्षेत्र मनोरंजन वाला, अन्य देशों में तो सब जो है मनोरंजन के लिए पूरा बियर बार खोल दिए हैं रेगिस्तान के ऊपर, रेगिस्तान में वहां आदमी जा रहा है, उसको सेवा के रूप में उसका उपयोग कर रहा है, रेगिस्तान का उपयोग कर रहा है। रेगिस्तान का उपयोग खाद्यान्न करने के लिए हो नहीं सकता है, आवास वहां हो नहीं सकता क्योंकि पानी नहीं है।
तो उसको मनोरंजन के लिए अगर प्रयोग करे तो उसका लाभ मिल सकता है। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसको मरुस्थलों का देश कहा जाता है। बहुत सारे मरुस्थल हैं, बहुत सारे मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल हैं। यहां पर एक झील है जिसको कहते हैं आयर झील। आयर झील, इस झील को आयर झील कहते हैं, जो बता चुका हूं आपको मैं झील के बारे में जब पढ़ा रहा था तो बताया था पूरा। आयर झील एकमात्र ठंडे पानी की झील, ठंडे ताजे पानी की झील है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए और ऑस्ट्रेलिया में सब प्रमुख प्रमुख मरुस्थलों को देखेंगे। जैसे इसका नाम तनामी, सिम्पसन, ऊपर से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तनामी, सिम्पसन, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, सब मरुस्थल के नाम। ये मरुस्थल हरा रंग से, ये पूरा एकदम घेरे हुए है, पूरा पूरा मध्य में मरुस्थलों का देश कहा जाता है। और सबसे खास बात यहाँ की जो आबादियां हैं, यह मरुस्थल के नीचे है। मरुस्थल के नीचे लोग रहते हैं। यहाँ पर क्यों रहते हैं उसका कारण है। ऊपर कहाँ रहेंगे, मर जाएंगे धूप से। स्टुअर्ट स्टोनी हो गया। बृहत विक्टोरिया मरुस्थल, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल, बृहत ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल। इसके ऊपर गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल के बाद ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये सब मरुस्थल का क्षेत्र, पूरा मरुस्थल देख रहे हैं। मरुस्थल, ये मरुस्थल, मरुस्थल तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, मरुस्थलों का देश कहा। कहाँ सब रहते हैं पता नहीं, ससुरा कहाँ सब रहते हैं। यही एक पर्वत है जिसका नाम है जीडीआर, आप जानते हैं। माउंट कास्क्यूस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मरे और डार्लिंग नदियां जाती हैं। बस इसी के क्षेत्रों में एक मैदान का निर्माण हुआ है। उसी मैदान पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। इस मैदान को नल्लार बोर का मैदान कहते हैं। नल्लार बोर का मैदान, यहां से यहां तक बोर का मैदान। यही सब ऑस्ट्रेलिया वाले अपना जीते खाते, और कुछ नहीं। ये हो गया मरुस्थल। अब हमको लगता है वो आपको देख लेना चाहिए एक दो बार, और समझेंगे समझ जाएंगे। कहिए तो एक बार मैं बता दूं फिर। बिल्कुल बता देंगे। ग्रेट बेसिन, मोजावे, चिहुआ हुआन, सोनोरोन, सेक्चुरा, सेकुरा, अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, और पेंटागोनिया। सहारा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, साहेल, नामीबिया, कालाहारी, कालाहारी में बुशमैन रहती हैं। भारत में थार, लद्दाख, चीन में गोबी, रव अल खाली, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, ये सब कहाँ है? ये वही है। और दो कैस्पियन सागर के बगल में भी है, कराईकुरल। ऑस्ट्रेलिया में चले आए, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी, ये मरुस्थलों का देश कहा जाता है। कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? यूरोप में नहीं है। कौन में बहुत है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत है। तो चलिए, यह मरुस्थल की क्लास हुई। अगली बार हम लोग जल संधियां वगैरह पढ़ेंगे, हम लोग जल की तरफ चलेंगे। आज यहीं रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।